नमस्कार, मैं धाराओं के बीच मुकाबला है। अब तक बहुत सारे चुनाव होते रहे थे जिसमें इतना खतरनाक विरोध नहीं होता था। मुझे वो दिन भी याद है जब विरोधी एक साथ मिलजुल कर अलग अलग प्रचार करते थे। बेगूसराय की चर्चा करने से पूर्व मैं प्रथम चुनाव की चर्चा करूंगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल के नेता हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। विपक्ष के ओर से गणमान्य समाजवादी नेता हुआ करते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। वह एक ऐसी संस्कृति थी जो नेहरू जी और लोहिया जी दोनों साथ नाश्ता करते थे, चाय पीते थे और अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करते थे, अपने अपने विचार को रखते थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो बेहतर संविधान का निर्माण किया था लोकसभा में, उसमें है कि स्पष्ट बहुमत वाले राजनीतिक दल की सरकार बनेगी और उसके जो मुखिया होंगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके क्रियाकलाप को देखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, उसे सुझाव देने के लिए और कहीं गलती हो रही है तो उसे समझाने के लिए विरोधी दल हुआ करता था। वो आपस में टकराते भी थे लेकिन फिर बाहर निकल कर मिलते भी थे। इतनी वैमनस्यता नहीं थी। धीरे धीरे इसमें गिरावट आना शुरू हुआ और गिरावट का हद इतना तक पहुंच गया तो इधर लगभग 15-20 साल पहले 102 सांसद अपराधी हो गए थे। बहुत ही खतरनाक दौर वह भी चल चुका था। और इसका सबसे बड़ा मैं कारण जानता हूं कि मतदाताओं में जागरूकता का अभाव। हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ब्रजमोहन शर्मा हुआ करते थे। उनके मुखारविंद से मुझे सुनने का अवसर मिला कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोले थे कि जितने भी टॉप लेवल के लीडर हो
जाकर जनता के बीच में जागरूकता अभियान फैलाओ और सेकेंड क्लास का नेता को भेज दो लोकसभा चलाने के लिए। ऐसा नहीं हुआ, कारण जो भी हो। फिर राजनीतिक गिरावट की वजह से एक जाति और धर्म का आधार बनने लगा। पहले तो जातिगत होता था, धर्म का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। उसे सांप्रदायिक सद्भावना में जो लोग जीते थे उन्हें पसंद नहीं करते थे धार्मिक उन्माद फैले, क्योंकि वह सारे लोग प्रथम भारतीय हुआ करते थे। लेकिन बीच में एक विचार आया जातिवाद का, और वोट बैंक बनाने के लिए लोग अशिक्षित लोगों को जाति के आधार पर तोड़ने लगे। उन्हें बताया गया कि आपकी जाति के साथ इस ढंग का विकास नहीं हुआ है और वह करेगा तो आपकी जाति के ही लोग करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे गिरावट आने की स्थिति आज इतनी भयंकर दुर्दशा की अवस्था में हमारी प्रजातंत्र प्रणाली पहुंच चुकी है कि कहना मुश्किल है कि यह प्रजातंत्र है कि तानाशाही है। हमारा संविधान जो हमें आदेश देता है उसकी धज्जी उड़ाई जाती है। संविधान के अनुसार हम अपने पक्ष में यदि हम प्रत्याशी हैं तो अपने विचार को रखेंगे। उद्देश्य है जनता का कल्याण, देश का विकास। हमारे एक मैं बीच में ये जानना चाहूंगा, दर्शकों को आप बताएं कि ये जो चुनाव का जो ट्रेंड है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरह की वैमनस्यता फैलाई जा रही है। मतलब एक उदाहरण के तौर पर हम जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, पहले क्या नहीं होता था जो अब हो रहा है। पहले चुनाव का मुद्दा भोजन, वस्त्र और आवास हुआ करता था, शिक्षा और सम्मान हुआ करता था। अब उसे लोग खत्म कर चुके हैं। उस मुद्दा को अब अप्रासंगिक बना दिया गया है, और इसका मुख्य कारण यह है कि जो कुछ ऐसे तत्व, समाज से अलग रहने वाले तत्व जो समाज को तोड़ करके हुकूमत करना चाहते थे अंग्रेज की शक्ल में, वो एक सांप्रदायिक रूप से अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए वही काम कर रहे हैं जिससे हमारे लोकतंत्र को खतरा है। मसलन आज से 10 वर्ष पूर्व 2014 में जब चुनाव हुआ था उसमें वायदे किए गए थे कि कांग्रेस सरकार गरीबी उन्मूलन में विफल है, बहुत सारा काला धन स्विस बैंक में जमा है, बेरोजगारी की अवस्था चरम सीमा पर है, लोग त्राहिमाम है, इससे निजात देने के लिए हम अच्छे दिन को लाएंगे। और जनता उन पर अटूट विश्वास कर ली। लेकिन जब वह चुनाव में जीत गए तो ठंडे बस्ते में इन मुद्दों को डाल दिया गया। न स्विस बैंक से पैसा लाया गया कालाधन, न बेरोजगारी का उन्मूलन किया गया, न ही गरीबी मिटाया गया। तो इसमें ऐसा है कि 2014 में जनता ने जो भाजपा को जनादेश दिया उसके आधार पर सरकार बनी। अब सरकार जब 5 साल चलती है और कुछ विकास के काम होते हैं जो गिनाए जाते हैं अक्सर, तो फिर जनता ने 2019 में उसे क्यों बहुमत दे दिया? देखिए, एक साधारण चपरासी की बहाली होती है, उसे इंटर पास होना अनिवार्य होता है। और इतने बड़े महत्वपूर्ण पद, प्रधानमंत्री का निर्माण हो, उस अवस्था का चयन हो, उसके जो हकदार होते हैं मतदाता, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, और न ही उनके पास भी जो प्रधानमंत्री बनेंगे उनके लिए भी कोई डिग्री की अनिवार्यता नहीं है। क्या वे संसदीय शासन प्रणाली में को जानते हैं? क्या संविधान की जानकारी है? या नैतिकता के रूप में प्रशिक्षित, शिक्षित और बेहतर व्यक्तित्व से को बिलोंग करते हैं? वहां भी नहीं है। और जनता के बीच में तो जनता तो परेशान है ही, तत्क्षण उसको प्रभावित करने के लिए मुद्दा से हटक कर कुछ सांस्कृतिक प्रहार कर दिया जाता है। मसलन अगर उनसे यह कहा जाएगा कि तुम हिंदू हो और यह राष्ट्र हिंदू ही है और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तुम्हारा विकास होगा, हम लोग राम को लाएंगे, हम लोग भगवान को लाएंगे, ये लोग भगवान विरोधी हैं। तो आज भी भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति है, वह आस्था में विश्वास करती है, भावुक यहाँ की जनता है। वह जनतंत्र प्रणाली में
अपने लाभ हानि को छोड़ करके इमोशनल रूप से प्रभावित हो जाती है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, संपूर्ण देश में उन्हीं को दे दिया था। बहुत अपार बहुमत से जीते थे राजीव गांधी। उस समय एक इमोशन से वोट दिए, फिर इमोशन को ब्लैकमेलिंग करने के लिए एक नया तरीका का तजुर्बा का प्रयोग किया गया, और प्रयोग उसमें यह था कि हम राम मंदिर को बनाएंगे। तो राम के नाम पर भक्ति भाव जो भी आदमी थे उसका बाजार ज्यादा चल गया, चाहे हिंदू चाहे कोई भी जाति के हो, राम को सब अपना आराध्य देव मानते हैं। तो इस बार तो बीजेपी ने जो कमिट किया लोगों के साथ कि राम मंदिर बनाएंगे, वो मंदिर भी बना दिया है। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा या फिर जनता जो है कुछ और सोच रही है? जनता संस्कृति चाहती है, लेकिन भूखी रह करके नहीं। आज जिस अवस्था में जनता जी रही है वह परेशान है, उसके थाली से रोटी गायब है। और कहते हैं न, भूखे भजन न होए गोपाला। हम पूजा तभी करते हैं जब हमारी भूख मिट जाती है। आज जो सुबह से लेकर शाम तक चौराहे पर घूमने वाले मजदूर हैं, जिन्हें 200 रुपए की मजदूरी भी नहीं मिल पाती है ठीक से, उन्हें राम कहां से ख्याल रहेगा? वो अपने लिए रोटी को तलाश कर रहे हैं, रोटी को खोज रहे हैं। यानी राम का मुद्दा इस बार लोकसभा क्षेत्र में उनका जादू चलने वाला नहीं है, आपके मुताबिक तो यही लग रहा है। मुद्दा तो उनका पहले भी नहीं चल रहा था, लेकिन उसे गुमराह करके एक क्षणिक लाभ बताया गया कि राम मंदिर बनने से इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठान यहाँ पर आएंगे, इतनी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं दिखाई पड़ा है, और पंडागिरी बढ़ी है, भूखमरी नहीं मिटी है। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में, ये बेगूसराय लोकसभा, ऐसे बेगूसराय को मिनी मास्को कहा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2014 से पहले भी 2014 में आपके पूर्व सांसद जो दिवंगत हो चुके डॉक्टर भोला सिंह यहाँ से चुनाव लड़े और जीते। 2019 में जो मिनी मास्को कहा जाता है, वहाँ से कन्हैया कुमार थे जो उम्मीदवार थे सीपीआई के, और दूसरी तरफ यहाँ यही गिरिराज सिंह थे जो कि 4 लाख से अधिक वोटों से कन्हैया कुमार को हराया। तो इस बार क्या लगता है कि ये महागठबंधन जो अवधेश राय के मैदान में उतारा है, वो किस तरह से इनका मुकाबला कर पाएंगे? मैं समझता हूं कि अवधेश राय प्राचीन संस्कृति को अपना रहे हैं। प्रथम सांसद मथुरा प्रसाद मिश्र हुए थे, उसके बाद जितने भी सांसद हुए वो सेवा भाव से कर्म के आधार पर अपना परिचय देते रहे थे। सुधरनारायण सिंह सांसद बने कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, तो सेवा भाव से गरीबों की लड़ाई लड़े, गरीबों को बसाए, भूमिहीन गरीबों को जमीन पर कब्जा करवाकर उन्हें रहने का आवास दिए। और इतना ही नहीं, बरौनी रिफाइनरी जब डिपो बन रहा था उस समय भी उनके कार्यकाल में विस्तारीकरण हुआ और हल्दिया से क्रूड लाइन का जोड़ा गया था। फिर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह कम्युनिस्ट पार्टी से जब बने तो मक्का बीज रिसर्च सेंटर दिए मात्र 1.5 साल की अवधि में। तो कर्म के आधार पर जो संस्कृति थी, विगत कुछ दिनों से 5 साल में बिल्कुल देखने को नहीं मिली। भोला बाबू की भी उत्पत्ति कम्युनिस्ट काल में ही हुई थी और मास्को से ही प्रशिक्षित होकर के भारतीय जनता पार्टी की का नेता बने थे। और उन्होंने आज जो भी रंग रोगन देख रहे हैं बेगूसराय में कुछ हो रहा है तो भोला बाबू की देन है। और पहली बार है कि गिरिराज सिंह जब से यहां के सांसद बने, वह अपने नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, प्रजातंत्र प्रणाली में अपने सेवा का कीमत मानते हैं। हम आपकी सेवा किए, हमको अवसर दीजिए, वो उसमें नकारा साबित हो चुके हैं। कहा जाए तो उन्हें बहिष्कार कर दिया गया है आम आवाम के द्वारा भी, और उनके दल के लोगों ने उसको बहिष्कृत कर दिया है कि ये कुछ काम नहीं किए और दूसरे के काम को अपना काम बता रहे हैं। ये पशुपालन मंत्री थे, लेकिन उस विभाग में एक भी संस्थान नहीं दिए। गव्य विकास कार्यालय था, यहाँ पर उठा करके लखीसराय ले गए। बालिका होम गृह था, सुधार गृह, उसे ले गए, जमुई लेकर चले गए। यहाँ से प्रतिष्ठान को ढो ढो करके दूसरे जगह ले गए और बेगूसराय को वो कंगाल कर दिए। यही लोग जनता अब उससे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किए, तो वो कहते हैं मुझे वोट नहीं दीजिए, मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन मोदी जी को वोट दीजिए।
इससे बढ़कर जनतंत्र का क्या दुर्भाग्य होता है जो मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, अपने आप को नकारा साबित कर दिए। अवधेश राय 3 बार विधायक भी रहे हैं। एक बार विधायक अगर ठीक से काम नहीं करता है तो जनता उसे दोबारा नहीं छोड़ती है। कुछ तो अच्छा काम किए होंगे। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ ये बता रहे हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में कि अवधेश राय अपने विधानसभा में जब प्रतिनिधि रहे तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है इलाके में, और उनकी कोई बहुत बड़ी पहचान भी नहीं है। गिरिराज सिंह जो हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं, तो इनके पास क्या बड़ा सिंबल है और क्या विकास का विजन है? ये किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? अभी का जो दौर चुका है, दोनों फर्क यह है कि मोदी ही भारत है, भारत ही मोदी है, ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि भारत को नहीं हो सकता है। भारत बताया जा रहा है, मोदी जो है वो संपूर्ण भारत है। अवधेश राय जिस दल से बिलोंग करते हैं वह व्यक्तिवादी दल नहीं है, और काम करके वो 3 बार जीते हैं। काम जो नहीं करते हैं यहां की जनता दोबारा मौका नहीं देती। 3 बार मौका मिला। लेकिन यह भी कहना चाहूं कि अवधेश राय जब विधायक थे तो उनकी सरकार नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी वो काम किए। रही बात कम्युनिस्ट पार्टी की, सबसे बड़ी विरासत है सांस्कृतिक विरासत। लाख प्रहार करने के बावजूद भी जो गिरिराज सिंह यहां की जनता में फूट पैदा करने के लिए रजौरा कांड करवाए, बलिया में कांड करवाए, ताकि हिंदू और मुसलमान आपस लड़ेंगे तो हम लोग हिंदू को बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति ऐसा होने नहीं दी। मैं एक किसी दल के बारे में नहीं बोलता हूं, यहाँ की संस्कृति जो मुझे जानकारी है, मैं जो देखा हूं, मैं उसे बात करता हूं। रजौरा में कम्युनिस्ट टीम चला गया था, बलिया में कम्युनिस्ट टीम चला गया था, आपस में प्रेम भाईचारा का माहौल बनाने के लिए। इन्होंने तो लड़ाई आग लगाने का प्रयास किए। तो यहाँ की जनता जान चुकी है कि आग लगाने वाले ये गिरिराज सिंह है, आग को बुझाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी है। अवधेश राय एक व्यक्ति मात्र है, लेकिन जब वह प्रत्याशी बने हैं तो अवधेश राय मतलब हो जाता है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। अवधेश राय का मतलब जितने भी कार्यकर्ता है, और खास करके अवधेश राय 24 घंटा अपने कार्यालय में रहते हैं, आम जन को सुरक्षित और सुविधाजनक है। लेकिन गिरिराज सिंह में 5 साल देखने को नहीं मिला। सर्किट हाउस में आम आवाम गरीब को जाने की हिम्मत नहीं। और पूर्व महापौर उपेंद्र बाबू के यहां भी कोई आदमी नहीं जाएंगे दरबार पूछेगा क्या बात है। गिरिराज सिंह बेगूसराय में विकास किए, जरूर विकास किए हैं, लेकिन वो 2-3 आदमी का विकास किए हैं। एक नामी गामी अधिवक्ता है, उनको 3 पेट्रोल पंप हो गया, एक व्यक्ति का विकास किए। उनका अपना अडानी अंबानी को साथ लेकर जैसे चलते हैं ना, यहां से जो जितनी राशि लूट करके ले गए हैं उसका हिसाब नहीं दे सकते हैं। दिए कुछ नहीं, यहां की राशि को लूट करके ले गए हैं। और जितना भी फर्टिलाइजर देख रहे हैं वह प्राइवेट कंपनी का है, और वहां पर स्थानीय बहाली नहीं होगी, वहां पर अपने मर्जी के अनुसार होंगे। बोनस भत्ता वगैरह वगैरह जो ओवर टाइम मिलता था सरकारी संस्थान में, वो यहां पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह निजीकरण हो गया है। बरौनी रिफाइनरी को भी बदनाम करने की साजिश चल रही है कि किसी तरह से इसको भी निजीकरण कर दे। हल्दिया कुंडला यहां से बरौनी कानपुर पाइपलाइन में हल कंपनी है, उसको भी देने की तैयारी में है। इनका उद्देश्य है कुछ लोगों को कुछ मुट्ठी में हिंदुस्तान की संपत्ति और संस्कृति को कैद कर दे, बाकी लोग बंधुआ मजदूर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाती है तो हो सकता है अगला चुनाव हो या नहीं हो, क्योंकि जिस ढंग से अभी ये प्रभावित कर रहे हैं, इस ढंग से चुनाव प्रक्रिया का यह संवैधानिक नियम नहीं है। किसी को खरीद लो, किसी को जेल भेज दो और अपने दल में ले आओ तो उसका सब अपराध माफ है। ये जनता अब सब समझ चुकी है और समझ रही है। लेकिन कुछ ऐसे गोबर भक्त हैं जिनके पास शरीर है लेकिन आत्मा मर गया है, वो लोग पिछलग्गू हैं, और वो अपने कुछ, क्योंकि उनको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, वो हासिल करेंगे। लूटने में चरखा में उनको लाभ मिलेगा, इसलिए उनके साथ हवा बनाने के प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से बहिष्कृत हो चुके हैं
ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं सब लोग वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। यहाँ महागठबंधन के कुछ नेताओं ने एक नारा दिया है कि अब की बार गंगा पार। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का नारा है 400 पार का। तो क्या लगता है आपको कि ये गंगा पार हो पाएंगे या फिर 400 पार वो हो जाएंगे? 400 पार एक वायरस फैलाने का प्रयास है, ताकि 400 पार करेंगे, नारा बनाएंगे तो जनता ये समझेगी इनकी स्थिति 400 पार जाने की है। उस क्षेत्र के लोग रहेंगे वहां जीत रहे हैं, उस क्षेत्र के लोग जाने वहां जीत रहे हैं, मोदी में हो चुका है। और चूंकि मीडिया पर उनका ही कब्जा है, इसलिए मीडिया भी 400 पार नारा लगाते हैं, ताकि जनता समझे मोदी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। तो जनता को इस सच्चाई से कौन रूबरू कराएगा? जनता जब दर्बित हो जाती है तो हृदय को बिछा देती है, जब व्यथित होती है तो दिल को थर्रा देती है। आज सबको नकार रही है जनता, मीडिया वाले को भी नकार रही है जनता, जो गोदी मीडिया बन करके आते हैं। अब तो गोदी मीडिया, अब तो हेलीकॉप्टर मीडिया हो गया। मीडिया हेलीकॉप्टर से आते हैं और मोदी पक्षीय लोगों से कुछ कुछ पूछ करके उसी को दर्शाते हैं। अगर विरोध में कोई बोलेगा उसे बोलने का मौका नहीं देते हैं, और दर्शाना चाहते हैं हम आपके भक्त हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं और मेरे बदौलत ही आपकी सरकार बनेगी। रही बात गंगा पार की, तो यहां मिथिला की धरती है, यहाँ की अपनी